नमस्ते, वेलकम। आपका स्वागत है इस वीडियो में केल्विन प्लांक स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हमारे चैनल की टैगलाइन है बी अपडेट इन योर लाइफ। जीवन में कुछ नया सीखते रहें ताकि आप दूसरों से आगे रहें। चलिए शुरुआत करते हैं केल्विन प्लांक स्टेटमेंट की, आगे बढ़ते हैं। तो केल्विन प्लांक स्टेटमेंट को समझने से पहले हमें समझना होगा एक टर्म जिसका नाम है थर्मल रिजर्वॉयर। क्या है थर्मल रिजर्वॉयर, देखते हैं। इट इज डिफाइंड एज ए बॉडी ऑफ इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी whose temperature does not change on absorption of heat or on rejection of heat. It is of two types, source and sink. एक उदाहरण लेते हैं। अगर आप समंदर में से, अगर आप हिंद महासागर में से, इंडियन ओशियन से 1,00,000 लीटर पानी निकाल लेते हैं तो समुद्र का जल स्तर कितना गिर जाएगा, वाटर लेवल कितना गिर जाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। अगर आप उसमें 1,00,000 लीटर पानी डाल देते हैं तो उसका जल स्तर कितना बढ़ जाएगा? बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि जो इंडियन ओशियन है, समंदर जो है, वो इन्फानाइट वाटर कैपेसिटी की बॉडी है। थोड़ा बहुत पानी लेने से या थोड़ा बहुत पानी देने से उसके जल स्तर में, वाटर लेवल में कोई फर्क नहीं आता। ऐसा ही होता है थर्मल रिजर्वॉयर। थर्मल रिजर्वॉयर एक हाइपोथेटिकल बॉडी है, अनंत इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी की एक ऐसी हाइपोथेटिकल बॉडी है जिसका तापमान नहीं बदलता अगर वो हीट को एब्जॉर्व कर ले, अगर हीट को खो दे। और ऐसी बॉडी एक तो एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में अगर थोड़ी बहुत हीट जाए तो थोड़ी बहुत अगर वो हीट खो दे तो एटमॉस्फेयर को फर्क नहीं पड़ता। अगर ग्वालियर में या मध्य प्रदेश में या मुंबई में या दिल्ली में मान लीजिए इस समय तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड है और आप छत पे जाकर के 100 हीटर चला दें तो दिल्ली का तापमान नहीं बदल जाएगा। उनकी हीट कहाँ जाएगी? एटमॉस्फेयर में जाएगी। दिल्ली के तापमान में चेंज नहीं आएगा, सिर्फ उस बिल्डिंग का बदलेगा। मतलब एटमॉस्फेयर थोड़ी बहुत हीट लेने पर या हीट खोने पर उसके तापमान में परिवर्तन नहीं आता। तो ऐसी हाइपोथेटिकल बॉडी जिसकी इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी हो और जो हीट एब्जॉर्व करे या हीट खोए तो उसके तापमान में, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आए, उसे बोलते हैं थर्मल रिजर्वॉयर। ये दो प्रकार की होती है, एक होती है सोर्स और सिंक। इसका एक और उदाहरण देते हैं। जैसे मुकेश अंबानी है, अगर मुकेश अंबानी को 1 करोड़ रुपए का या 10 करोड़ रुपए का घाटा हो जाए तो उनकी प्रॉपर्टी कितनी चेंज होगी? आपका आंसर है नेग्लिजिबल। मुकेश अंबानी को 5 करोड़ रुपए की खोने से या लॉस करने से उनकी प्रॉपर्टी में नेग्लिजिबल चेंज आएगा। उनको अगर 5 करोड़ रुपए मिल जाएं, कौन बनेगा करोड़पति में? वो 7 करोड़ जीत लें तो उनकी प्रॉपर्टी कितनी बढ़ जाएगी? नेग्लिजिबल। क्योंकि मुकेश अंबानी इनफाइनाइट कैपेसिटी के, एक आम भारतीय के लिए इनफाइनाइट कैपेसिटी के फाइनेंशियल बॉडी हैं। वो अनंत क्षमता है उनकी फाइनेंस में। एक आम भारतीय के लिए उन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर वो थोड़ा बहुत पैसा खो देते हैं या प्राप्त कर लेते हैं, उनकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। ऐसे ही है थर्मल रिजर्वॉयर। तो दो प्रकार का है ये, एक होता है सोर्स और एक होता है सिंक। जब ये उच्च तापमान पे होता है, हायर टेम्परेचर होता है तो हम बोलते हैं इसको सोर्स, और जब लो टेम्परेचर होता है तो बोलते हैं सिंक। जैसे इंजन जब अपनी हीट खोता है, इंजन के अंदर तापमान होता है ज़्यादा और बाहर होता है कम, तो एटमॉस्फेयर वहाँ सिंक की भूमिका में होता है। लेकिन एसी के लिए ये सोर्स की भूमिका में होता है। एसी जहाँ ऑपरेट करता है, जिस टेम्परेचर पर ऑपरेट करता है, जिस कमरे के अंदर तापमान होता है कम और जहाँ हीट खोता है वहाँ तापमान होता है ज़्यादा। तो सोर्स का मतलब ये नहीं है हीट सोर्स, और सिंक का मतलब ये नहीं है कि हीट जहाँ पे सिंक हो रही हो। सोर्स का मतलब है सीधा हायर टेम्परेचर थर्मल रिजर्वॉयर, और सिंक का मतलब है लोअर टेम्परेचर थर्मल रिजर्वॉयर। इसका सोर्स ऑफ हीट है, सिंक ऑफ हीट से कोई भी अभिप्राय नहीं निकल सकते आप। लो टेम्परेचर बॉडी एंड हाई टेम्परेचर बॉडी, सीधी बात, नो बकवास। क्लियर है? केल्विन प्लांक स्टेटमेंट क्या कहता है, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। डायग्राम बगल में बना हुआ है। अकॉर्डिंग टू केल्विन प्लांक स्टेटमेंट इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए हीट इंजन वर्किंग ऑन साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस पे कार्य करता हुआ ऐसा हीट इंजन नहीं बना जा सकता। कैसा? आगे देखें। विच कैन कन्वर्ट होल अमाउंट ऑफ हीट इनपुट इनटू मैकेनिकल वर्क, जो उसको प्राप्त होने वाली सारी की सारी हीट को पूरी तरह वर्क में कन्वर्ट कर दे। इट मीन्स 100% efficient heat engine cannot be constructed। 100% इफिशियंसी वाला हीट इंजन नहीं बनाया जा सकता। आपके पास जो भी गाड़ी है, स्कॉर्पियो है या स्प्लेंडर है या सुजुकी एक्सेस है या एक्टिवा है, उसमें जब पेट्रोल जलती है, जब उसके अंदर डीजल जलता है, उसके कारण हीट पैदा होती है और उसमें से बहुत सारी हीट साइलेंसर के धुएं के रूप में बर्बाद जाती है। मतलब हीट पूरी तरह वर्क में कन्वर्ट नहीं होती। किसी की भी गाड़ी के साइलेंसर
साइलेंसर से जो धुआं निकलता है वो बहुत गर्म होता है। वो हीट कहाँ से आई? वो हीट पेट्रोल के जलने के कारण पैदा हुई। क्या पेट्रोल हमने इसलिए जलाई कि हम उसकी हीट जो पैदा हो उसको एटमॉस्फेयर में भेज दें? बिल्कुल नहीं, हमने इसलिए जलाई कि वो गाड़ी को चलाए। लेकिन फिर भी बहुत सारी हीट एटमॉस्फेयर में गई, मतलब हीट एटमॉस्फेयर में गई। इसका तात्पर्य सीधा सीधा ये है कि इंजन ने पूरी की पूरी हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाई। और दुनिया भर के साइंटिस्ट, पीएचडी स्टूडेंट, एमटेक स्टूडेंट, आज तक जाने कितनी थीसिस इस मुद्दे पर हो चुकी हैं, कितने वैज्ञानिकों ने कितने रिसर्च पेपर लिखे हैं कि इंजन की इफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जाए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पेट्रोल इंजन की अधिकतम इफिशिएंसी 25%, 25% होती है और डीजल इंजन की अधिकतम एफिशिएंसी 35% के आसपास होती है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपकी गाड़ी 100 लीटर पेट्रोल खाई पिछले 6 महीने के अंदर, तो 100 लीटर में से 75 लीटर के कारण पैदा होने वाली हीट एटमॉस्फेयर में चली गई। सिर्फ 25 लीटर के कारण पैदा होने वाली हीट से गाड़ी चली। बहुत कम होती है एफिशिएंसी इंजन की। और लगातार रिसर्च हो रही है कि इंजन की एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाया जाए। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि डायग्राम के अंदर क्या घटना घट रही है, उससे आप अगली स्लाइड में समझेंगे। 100% एफिशिएंट इंजन बनाना नामुमकिन है, ऐसा कहता है केल्विन प्लांक। In actual practice, a heat engine receives Q1 amount of heat from higher temperature thermal reservoir maintained at temperature T1। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो हीट इंजन है, HE का मतलब हीट इंजन, ये सोर्स से, हाई टेम्परेचर बॉडी से जिसका तापमान T1 है, उससे Q1 हीट रिसीव करता है। इंजन के लिए सोर्स होता है फ्यूल का जलना, ईंधन का जलना, डीजल का जलना, पेट्रोल का जलना, वहाँ से वो हीट प्राप्त करता है Q1। फिर दूसरा पॉइंट क्या कहता है? ए मेजर पार्ट ऑफ Q1 इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ Q2। Q1 का बहुत बड़ा हिस्सा Q2 के रूप में खो दिया जाता है। किसको खो दिया जाता है? टू द लोअर टेम्परेचर थर्मल रिजर्वर सिंक मेंटेन्ड एट ए टेम्परेचर T2। सिंक को आप देख रहे हैं, Q1 हीट इसमें आ रही है और Q2 हीट इससे जा रही है। और किसी भी इंजन के लिए सिंक का जो कार्य करता है वो करता है एटमॉस्फेयर। दुनिया के सारे इंजन एटमॉस्फेयर को अपनी हीट खोते हैं, तो सिंक उनके लिए होता है एटमॉस्फेयर। तो जो Q1 हीट पैदा होती है फ्यूल के जलने के कारण, उसका बहुत बड़ा हिस्सा, छोटा हिस्सा नहीं, बहुत बड़ा हिस्सा खो देता है एटमॉस्फेयर को इंजन। बचा उसके पास क्या? बचा उसके पास Q1 माइनस Q2। रिमेनिंग अमाउंट ऑफ हीट Q1 माइनस Q2 इज कन्वर्टेड इनटू वर्क। W बचा हुआ हिस्सा जो है वो W में, वर्क में कन्वर्ट हो जाता है। कोई कहेगा कि केवल साइलेंसर से इंजन हीट होता है, बिल्कुल नहीं। इंजन के पास आप अपना हाथ लेके जाइए, बाइक जब आप चला के लाएं, बाइक के पास आप अपना हाथ लेकर जाइए, आपको महसूस होगी, गर्मी महसूस होगी। इंजन रेडिएशन के द्वारा भी अपनी हीट खोता है, कूलेंट को हीट खोता है, वाटर को हीट खोता है। जो वाटर कूल्ड इंजन हैं या कूलेंट कूल्ड इंजन हैं, एयर कूल्ड इंजन हैं, उनको हीट खोता है, रेडिएशन के द्वारा खोता है ये हीट, और साइलेंसर से खोता है ये हीट। Since whole amount of heat is not converted into work, so heat is regarded as low grade form of energy। चूंकि पूरी की पूरी हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती है, इसीलिए हीट को हम लो ग्रेड फॉर्म ऑफ एनर्जी कहते हैं। केल्विन प्लांक स्टेटमेंट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। और केल्विन प्लांक स्टेटमेंट को भी हम लॉ ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं, ऊर्जा के क्षय का नियम कहते हैं। एनर्जी डिग्रेड हो जाती है। यहाँ पर आप 5वें पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। 5वां पॉइंट क्या है? Efficiency of heat engine is defined as the ratio of work output and heat input। किसी भी मशीन की, किसी भी व्यक्ति की, किसी भी चीज़ की जो एफिशिएंसी होती है वो होती है आउटपुट अपॉन इनपुट, बशर्ते दोनों को एक ही यूनिट में एक्सप्रेस किया जाए। ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी होगी आउटपुट अपॉन इनपुट, मोटर की होगी आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट अपॉन इनपुट जो हमेशा रहती है एफिशिएंसी किसी की भी। यहाँ पे जो हीट इंजन की एफिशिएंसी होती है वो भी क्या है? उसका आउटपुट क्या होता है? इंजन का वर्क आउटपुट, इनपुट क्या होता है? हीट। तो वर्क आउटपुट अपॉन हीट इनपुट का जो रेशियो है उसको बोलते हैं इंजन की एफिशिएंसी। इसे ईटा से प्रकट करते हैं। ईटा जो एन की भांति आपको दिख रहा है मैथमेटिकली, थर्मल एफिशिएंसी बराबर है वर्क आउटपुट अपॉन हीट इनपुट। ये इंजन के लिए है। इसकी और चर्चा थोड़ी आगे बढ़ाते हैं। इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, ईटा बराबर W अपॉन Q1, क्योंकि W है इसका वर्क और Q1 है हीट इनपुट। लेकिन W तो Q1 माइनस Q2 के बराबर होता है। हम देख चुके हैं इसको कि W बराबर होता है Q1 माइनस Q2। तो W की जगह हमने लिखा Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। Q1 का Q1 से डिवाइड किया तो ईटा बराबर आ गया 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। और ये टेम्परेचर के टर्म्स में व्यक्त किया सकता है। कार्नोट साइकिल में आप इसे देख सकते हैं कि ये 1 माइनस T2 अपॉन T1 के बराबर है। कार्नोट साइकिल हमारे चैनल पे इसका वीडियो अवेलेबल है, आप वहाँ से इसको समझ सकते हैं। ये आपको याद रखने पड़ेंगे, इन पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और कार्नोट साइकिल को आप आई बटन क्लिक करके भी दे सकते हैं। आई बटन पे आप जाएंगे तो आपको कार्नोट साइकिल मिल जाएगी, वहाँ आपको पता चल जाएगा कि कार्नोट साइकिल एफिशिएंसी 1 माइनस T2 अपॉन T1 कैसे होती है। T2 लोअर टेम्परेचर है और T1 हायर टेम्परेचर है। आगे बढ़ते हैं हम।
अब आता है पीएमएम सेकेंड, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकेंड काइंड। पीएमएम सेकेंड का मतलब है परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकेंड काइंड। इज ए हाइपोथेटिकल मशीन, ये काल्पनिक हाइपोथेटिकल मशीन है विच कन्वर्ट होल अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड बाई इट कंप्लीट इनटू वर्क, जो प्राप्त होने वाली हीट को पूरी तरह वर्क में कन्वर्ट कर देती हो। सच मशीन डज नॉट एग्जिस्ट, इस तरह की मशीन अस्तित्व तो नहीं रखती है। एंड इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट, इस पे क्वेश्चन बन जाता है, कई बार थियोरेटिकल क्वेश्चन बन जाता है कंपटीशंस में, जो बच्चे गेट का एग्जाम देते हैं या अदर कंपटीशन एग्जाम देते हैं उनके लिए क्वेश्चन बन जाता है कि पीएमएम सेकंड क्या होता है। आप डायग्राम देख पा रहे हैं, पीएमएम सेकंड में हीट का इनपुट क्यू बना है, लेकिन ये हीट कहीं भी नहीं खो रहा है, इसका मतलब ये पूरी की पूरी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर रहा है। इस तरह की मशीन एक काल्पनिक मशीन है। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं पीएमएम सेकेंड एक ऐसी हाइपोथेटिकल मशीन है जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का उल्लंघन करती है, जो केल्विन प्लांक स्टेटमेंट का उल्लंघन करती है, उसे हम बोलते हैं पीएमएम सेकेंड। Thank you very much for watching this video. Please like, comment and share this video. You are also requested to subscribe this channel. जय हिंद, जय भारत।